गणपति बाप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन, ट्रस्ट। ठीक है। अब नाउ आप सभी के लिए रिकॉर्डेड वर्जन है, समय बहुत कम लगेगा क्योंकि बीच में जो आने वाले डिस्कशंस के गैप हैं वो बिल्कुल मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। राइट, सो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आ जाइए, ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स। अब देखो, ट्रस्ट का अगर आपको क्वेश्चन करना है, दीज आर द मास्टर क्वेश्चन जहां आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। इस कंसेप्ट को पहले आपको समझा के फिर क्वेश्चन करा दूंगा, आपको लगेगा हो गया सब, कुछ नहीं है ट्रस्ट में। राइट, चलो तो सबसे पहले हम ट्रस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ट्रस्ट के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ट्रस्ट का क्वेश्चन में होता क्या है, सिंपल सी बात है यार। ट्रस्ट को कुछ इनकम होती है, ट्रस्ट को कुछ इनकम होती है, तो सबसे पहले देखो क्या वो ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी क्या, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर ट्रस्ट अपनी इनकम को खर्चा करता है क्योंकि यहाँ पे इनको बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप अप्लाइड करोगे तो आपको 11-12 का बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट, तो जो एप्लीकेशन ऑफ मनी है दैट शुड बी प्रॉपर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये बोलता है सर ट्रस्ट की सारी इनकम ले लो, ठीक है ना, ऑल इनकम्स जो भी उनको रिसीविंग है, जो भी उनकी रिसीविंग है, डोनेशन, राइट, कोई भी इनकी रिसीविंग है वो सब ले लो। बट एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, कॉर्पस कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना। अगर 11.5 के स्पेसिफाइड मोड से इन्वेस्टमेंट हो गया है तो कॉर्पस कभी भी नहीं आता है। कॉर्पस होता है फॉर स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट, तो कॉर्पस नहीं आता है तो कॉर्पस को हटा दो। ठीक है, तो सिंपल, चलो आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं इसमें कि आपको सारी इनकम लेनी है, सारी इनकम लेनी है बट कॉर्पस नहीं लेना है। तो ये कहता है ट्रस्ट का जो भी इनकम है वो ले लो। चलो हमने ले लिया सर, ठीक है, नॉट कॉर्पस, कॉर्पस मत लेना। ठीक है, फिर दूसरी चीज इसमें आप दूसरी चीज इसमें ये ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको डोनेशन वगैरह कुछ भी मिला है, अब इनकम में क्या क्या आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ सकता है, आपका कैपिटल गेन का आ गया, पीजीबीपी इफ इंसिडेंशियल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट वो आ गया, आईएफओएस में आपकी मेजरली जो आता है दैट इज डोनेशन का आ गया। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, डोनेशन में एक्सक्लूडिंग एनानोमियस डोनेशन, एनानोमियस डोनेशन कभी भी ट्रस्ट की इनकम का पार्ट नहीं होता है। लेकिन एनानोमियस डोनेशन का एक हिस्सा, ये चीज ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग, आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन एक हिस्सा, वन पार्ट ऑफ एनानोमियस डोनेशन, वन पार्ट ऑफ एनानोमियस डोनेशन आपका नॉर्मल इनकम में आता है। राइट, जैसे आपका टोटल एनानोमियस डोनेशन है उसका एक हिस्सा, एक हिस्सा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख। ठीक है, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, वो क्या हो गया, एक हिस्सा हो गया। वो हिस्सा आपका क्या होता है, वो आपका 1 पार्ट हो गया जो आपका नॉर्मल इनकम, एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम, एज पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम। ठीक है ना, नॉर्मल इनकम। और बाकी जो बैलेंस हिस्सा है वो आपका 115 बीबीसी में आ जाता है, बीबीसी जहां पर वो टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 30%। करेक्ट, चलो तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमने क्या कर दिया, पहले एक्स एनोनोमस डोनेशन को हटा दिया बट उसका एक हिस्सा हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। सो इस तरीके से हमने जो भी हमको रिसीविंग हुई है वो सारी हमने यहाँ पर ले ली एक्सक्लूडिंग द कॉर्पोरेट। अब जब ये रिसीविंग आ जाती है तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, 15% सेट अपार्ट कर दो, 15% सेट अपार्ट कर दो। तो ये कहता है 15% हटाने के बाद में जो इनकम आएगी दैट विल बी द, अब आपका इनकम बचा है। अब अगर आपने अप्लाइड कर लिया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है ना, अगर आपने एप्लीकेशन कर लिया प्रॉपर्ली तो ये खर्चा आपका अलाउड हो जाता है। अब एप्लीकेशन में आपको ये चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन इट अप्लाइड और डीम्ड टू बी अप्लाइड और एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो यहां पे मैं अगर इसको बोलूं 3 पार्ट में मैं इसे सेग्रीगेट कर दूं, अप्लाइड, डीम्ड अप्लाइड, ठीक है ना, अप्लाइड मतलब तो एक्चुअल में आपने खर्चा कर दिया, डीम्ड अप्लाइड मतलब खर्चा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन, और एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट्स इट। ये लेस कर दो, इसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी द ट्रस्ट का इनकम जिसपे आपका नॉर्मल तरीके से टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एनानोमस का जो हिस्सा है 115 बीबीसी का, अब इस इनकम में आप क्या करोगे, 115 बीबीसी वाली इनकम ऐड कर दो, एनानोमियस डोनेशन, ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेबल होता है 30% पे। और साथ में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, डीम्ड अप्लाइड वाला, एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस वाला, कॉर्पस के अंदर जो आपका फंड आता है, अगर आपने 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो वो भी आपका, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के केस में क्या होगा, जैसे अभी आपने क्या कर दिया, वो आपका 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाता है। तो ये देखो 115 बीबीआई, बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। अब देखो मान लो आपका अप्लाइड, आप बोलते हो डीम्ड अप्लाइड, डीम्ड अप्लाइड में आप बोलते हो सर मैंने अभी खर्चा नहीं किया बट कर दूंगा, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर दे तो बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, एक्यूमुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, आप बोलते हो सर मैं इस पर्पस में खर्चा करूंगा, करा ही नहीं, 115 बीबीआई में टैक्सेबल कर देंगे। सो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप यहाँ पर ये निकाल रहे हो ना, अप्लाइड, अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ इनकम,
है ना। तो वहां पर ध्यान रखना कि आपने एप्लीकेशन ऑफ इनकम में अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, डीम्ड अप्लाइड और एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देखो अप्लाइड आता है 11(1) में, डीम्ड अप्लाइड भी आता है 11(1) में, और एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस 11(2) में। सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। सो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखना, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हो गया आपका क्वेश्चन, दैट्स इट। चलो अब आप इस क्वेश्चन को करो, आराम से हो जाएगा अब आपके लिए। आसमा रानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रन ए हॉस्पिटल कम रिहैबिलिटेशन सेंटर टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लिप्रियोसी। ये कहता है कि भाई इनका क्या है, हॉस्पिटल के साथ साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ताकि जो लिप्रियोसी है, कुष्ठ रोग जो होते हैं, है ना, लिप्रियोसी कुष्ठ रोग ही होता है आई थिंक, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ट्रस्ट कर रखा है। द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड एट 12AB फॉर द फॉलोइंग कैश सिस्टम। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, कैश सिस्टम पे मैनेज करते हैं, ये कैश सिस्टम, नॉट ऑन अक्रूवल, कैश सिस्टम। मतलब जो इनका कैश रिसीविंग है वो ही यहाँ पर कंसिडर्ड किया जाएगा। कैश पेमेंट की तो बात ही मत करो, क्योंकि वैसे भी अभी इस बार अमेंडमेंट्स में उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, वास्तव में खर्चा कर दिया हो ना, तो ही अलाउड होगा, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा। बट रिसीविंग भी अब ये कैश सिस्टम पे करते हैं, तो रिसीविंग भी कैश पे ही अलाउड होगी, कैश मिल गई है तो ही होगा, है ना। अक्रूवल बेसिस पे रिसीविंग इनकम नहीं मानी जाती। चलो अब ये बोलता है, देखो ग्रॉस रिसिप्ट्स कितनी हुई है हॉस्पिटल से, भाई 560 लाख रुपए की हुई है, बहुत बढ़िया। ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम रिहैबिलिटेशन सेंटर से आपको कितनी मिली है, 220 लाख की मिली है, ठीक बात है। फीस नॉट रियलाइज्ड, अरे भैया नॉट रियलाइज तो भूल जाओ ना, इसको हमें तो मतलब ही नहीं है, कैश बेसिस पे मैनेज करते हैं, भूल जाओ इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड फॉर हॉस्पिटल 335 लाख। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक, दिस इज एप्लीकेशन, ये तो आपकी इनकम है, ठीक है ना, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन इनकम, ठीक है। चलो फिर ये बोलता है एक्वायर्ड बिल्डिंग ऑफ 150 लाख ऑन 1/5/2022, मतलब 22-23 में इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है फॉर एक्सपांशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर। कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, इंक्लूड है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूड है तो बढ़िया बात है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सर यहाँ पर हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, हमने तो खर्चा कितना किया, दैट इज ओवर एप्लीकेशन, 150 लाख विल बी ओवर एप्लीकेशन, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया आपका, सारे पॉइंट होते जा रहे हैं ना। हाँ, बस सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे पॉइंट को एक बार देख लो कि हाँ भाई सारे पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, फिर अभी आंसर देखेंगे किस तरीके से करना है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम। तो हमें पता पड़ रहा है कौन कौन सी हमारी इनकम है, कौन कौन से खर्चे हैं, ताकि हम ट्रीटमेंट जब करें तो हम श्योर रहें कि ट्रीटमेंट हमारा एकदम परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ ₹12 लाख टू रेजिडेंट डॉक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर। TDS इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट बट सच TDS नॉट डिडक्टेड। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपने TDS काटा ही नहीं है। अच्छा, अब जो मैंने अभी आपको बताया था ना एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम में एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप खर्चा आप बोलते हो अप्लाइड एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन और डीम टू बी अप्लाइड, यहाँ पर सेक्शन 40A का रेस्ट्रिक्शन भी लग जाता है। 40A जो TDS वाला है कि अगर आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और आपको TDS डिडक्ट करना था, TDS डिडक्ट करके जमा कराना था, अगर आपने वो कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 30% खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है ना। सेम कैश वाला भी आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कैश का खर्चा भी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर इम्पोज होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंसेस। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो सिंपल है, आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे 12 लाख रुपए है तो 12 लाख रुपए का 30% इज इक्वल टू 3.6 डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है ना, डिसअलाउड हो जाएगा। तो सिंपल अब यहां पर देखो कितना खर्चा था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 335 लाख, तो यहाँ 335 लाख में से आपका 3.6 लाख लेस हो जाएगा। चलो आ जाओ, हो गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है। चलो अगला, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹20 लाख, दीज कंट्रीब्यूशन आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ हॉस्पिटल। ये बोलता है इंक्लूडिंग द कॉर्पस डोनेशन ऑफ ₹10 लाख। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है, दिस इज इनकम, राइट, दिस इज इनकम, दिस इज इनकम, दिस इज इनकम। अब समझना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, कॉर्पस जो है वो 10 लाख रुपए का है, कॉर्पस जो है 10 लाख रुपए का है। कॉर्पस कभी भी इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है, मैंने आपको बताया था, अगर 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है तो। ये है आपका 20 लाख, दिस कंट्रीब्यूशन आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस रिसिप्ट। अच्छा, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, ये जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है ना यहाँ इंक्लूडेड है, तो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हो गई, 560 - 20,
तो कितनी हो गई 540, तो 540 ये ले लोगे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 20 ले लोगे अलग से, ठीक है। हाँ, बट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में जो कॉर्पस है वो कंसिडर्ड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो आएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो, एनोनोमस डोनेशन रिसीव्ड है कितना, 8 लाख रुपए। देखो मैंने आपको क्या बताया, एनोनोमस डोनेशन हमें एक्सक्लूड करना होता है, हमारा हिस्सा नहीं होता है, लेकिन उसका एक पार्ट हमारा हिस्सा होता है, वो एक पार्ट अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 8 लाख का मेरे को एनोनोमस डोनेशन मिला है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। चलो ये पॉइंट हो गया। फिर ये बोलता है अमाउंट डोनेटेड टू जन कल्याण ट्रस्ट। जन कल्याण ट्रस्ट को आप कितना रुपया दे रहे हो, 5 लाख रुपए, नहीं, सिमिलर हॉस्पिटल इन बिहार, मतलब आप किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हो, कर सकते हो, दिस इज एप्लीकेशन, माना जाएगा, अप्लाइड माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाइड में आप रेवेन्यू नेचर का खर्चा करो, कैपिटल नेचर का खर्चा करो, किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन से दो, बट एक चीज, किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन दो, बट एक चीज ध्यान रखना, कॉर्पस में से डोनेशन नहीं देना है, कॉर्पस में से डोनेशन नहीं देना है। अगर आपने कॉर्पस में से डोनेशन दिया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो हाँ जी, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो 11 लाख रुपए आपने डोनेशन दिया है, दिस इज आपका एक्सपेंसेस, इसे अपन ने किस तरीके से दिखाया था, एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन। बट यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन होगी 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 विल बी योर एप्लीकेशन, अरे सॉरी 11 माइनस 5, 5 आपका कॉर्पस है ना, तो 6 आपका एप्लीकेशन माना जाएगा, क्योंकि कॉर्पस में से अगर आप कोई भी डोनेशन करते हो वो अप्लाइड नहीं माना जाता है, क्योंकि कॉर्पस आपका टैक्सेबल ही नहीं हुआ है। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये बोलता है 6.65 लैक्स रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर। रीपेमेंट ऑफ लोन, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो, द ट्रस्ट सेट अपार्ट 25 लाख, सेट अपार्ट, ओके, अनदर टेबल और इक्विपमेंट फॉर द ओटी बट अमाउंट वाज स्पेंट इन अक्टूबर। ये बोलता है अमाउंट हम खर्चा करेंगे 2023 में, अभी प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं सर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज और 2023 में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। और उन्होंने फॉर्म 10 फिल करना होता है, एक्यूमुलेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसके लिए आपको फॉर्म 10 फिल करना होता है। इन्होंने फिल कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले रिटर्न फाइल कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि सर हम इस पर्पज में ये खर्चा करेंगे। 11.2 में यही बताया हुआ है, एक्यूमुलेट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, आप अपना पर्पज बता दो, कितने टाइम में आप यूटिलाइज करोगे वो बता दो, और हाँ इट शुड बी इन्वेस्ट इन द 11.5, ठीक है ना, 11.5 के इन्वेस्टमेंट मोड में भी इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपने, और डोनेशन नहीं करना है आपको किसी और को, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBI में, ठीक है। चलो, आउट ऑफ अबाउ, अब देखो इसी से रिलेटेड बात बोल रहा है ये, आउट ऑफ अबाउ एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ऑफ यूटीआई, आपने क्या कर दिया, 11.5 के इन्वेस्टमेंट मोड होते हैं ना, आप वहां आपने इन्वेस्ट कर दिया कितना, 15 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो सर, 25 लाख रुपए में से 15 लाख ही करे, बाकी 10 लाख आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किए, आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो ये एक 10 लाख रुपए आपका 115 BBI के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। भाई गलत बात कर दी ना आपने, आपको करना था, आपको करना था यहाँ पर, तो ये गलत बात कर दी आपने, तो भाई ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अब टोटल इनकम निकालनी, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है, अपन ने एक एक चीज का एडजस्टमेंट बराबर से देख लिया। अब आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं इधर आपको कराता हूँ, इधर ही करा देता हूँ या इधर करवाऊँ, मेरे हिसाब से या तो अपन इधर ही समझ लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम कम लगेगा, और अपने को क्योंकि हमने एक एक चीज़ समझा दी मैंने आपको। अब देखो, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, अब अपन एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, दिस इज और इनकम, 520 माइनस 20 तो 540 आ गई, दिस इज 540, ठीक है। और कौन सी इनकम है, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम रिहेबिलिटेशन सेंटर 220, ये ले लो, ये 220 आ गया आपका। चलो और कोई इनकम है क्या, हाँ यस, ये गवर्नमेंट ग्रांट आपको 7.5 लाख रुपए की रिसीव्ड हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट 7.5 लाख रुपए, चलो बहुत बढ़िया। तो ये टिक लगा दिया हमने, इधर भी टिक लगा दो, इधर भी टिक लगा दो, ताकि हमें पता रहे कि भैया ये हमने कवर कर लिया। अच्छा, दिस इज ऑल्सो और इनकम, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 20 लाख का है, ठीक है। तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन 20 माइनस 10 कॉर्पस है, तो 10 हटा दो, 10 हटा दो। चलो ये लो सर, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, ये 10 लाख ले लो आप, ठीक है। और कोई इनकम है क्या हमारी, एनोनोमस डोनेशन, ये लो, आप क्या करो, एनोनोमस डोनेशन का एक हिस्सा हमारी नॉर्मल इनकम माना जाता है। चलो आ जाओ, एनोनोमस डोनेशन है 8 लाख रुपए का। ये बोलता है टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन कितना है मेरा, टोटल डोनेशन अभी देख लेते हैं अपन। देखो ये हमारा डोनेशन नहीं होता है, ग्रॉस रिसिप्ट्स, दिस इज नॉट डोनेशन। टोटल डोनेशन कितना है हमारा, एक तो ये आ गया आपका 20 लाख रुपए, कॉर्पस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टोटल डोनेशन, तो 20 लाख रुपए एक तो ये आ गया।
8 लाख हमारा ये आ गया, देखो 20 ये आ गया, 8 ये आ गया 28, अच्छा एक 7.5 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, दिस इज ऑल्सो डोनेशन। तो 28 और 7 35, 35.5, बस इसके अलावा नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो 35.5 टोटल डोनेशन कितना हो गया आपका, 35.5, 35.5 इंटू 5%, 1.775 और 1, विच एवर इज हायर, दिस 1.775, तो दिस विल बी योर इनकम, 1.775 विल बी योर इनकम। चलो ये भी आ गई आपके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। सो हमारी यहाँ पर टोटल इनकम आ चुकी है, ठीक है ना, हमने सारी इनकम ले ली है। तो सारी इनकम इनको ऐड कर लो तो आता है 779, आप कर लेना ऐड, यही आएगा, ठीक है, 275। अब जैसे ही आपकी टोटल इनकम आ जाती है, अभी मैंने क्या बताया था, 15% सेट अपार्ट कर दो, 15% सेट अपार्ट कर दो, तो इस टोटल इनकम का 15%, 779.275, इसका 15% सेट अपार्ट हो जाएगा, तो ये आपका 116.891, तो 662.384, ये आपका फाइनल आपका आ जाएगा। अब आपने इसमें से जो भी फंड अप्लाइड किया है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी आपने एप्लीकेशन की है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो अप्लाइड देखो, अब मैंने आपको बताया था अप्लाइड, दिस इज अप्लाइड 335 लाख, 335 लाख में आपको ध्यान रखो, एक्सपेंड देखो ये ग्रीन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये मेरे को यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो 335 लाख में से मेरा 3.6 लाख डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 लाख ऐसा था जिसपे मेरे को टीडीएस काटना था, मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो 40A का रेस्ट्रिक्शन आ गया। जब 40A का रेस्ट्रिक्शन आ गया तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। तो 335 माइनस 3.6, तो ये कितना हो गया, 331.4, दिस विल बी योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम, 331.4, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम, 138, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 138, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम ये रहा 150, ये लिख दो, चलो ठीक है। चौथा एप्लीकेशन ऑफ इनकम, चौथा एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहां पर है, ये रहा, ये रहा आपका 6 इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये 6 लेस कर दो, राइट। ये वो था ना आपका, आपने कंट्रीब्यूट किया था किसी दूसरी ट्रस्ट को, डोनेशन दिया था, तो वो अलाउड हो जाता है, कॉर्पस को आपने हटा दिया था तो 6 लाख रुपए आपका अलाउड हो गया। ये देखो ये भी आपका एप्लीकेशन है 6.65, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो 6.65, दिस इज ऑल्सो योर एप्लीकेशन। सो ये आपकी पूरी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आ गई 11.1 के अकॉर्डिंग, 11.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपका आ जाता है कि सर एक्यूमुलेट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इन्होंने 25 लाख एक्यूमुलेट किए थे, 25 लाख एक्यूमुलेट किए थे, लेस कर दो, लेस कर दो, राइट, लेस कर दो। क्यों लेस करवा रहा हूं, यहां इन्होंने नो डाउट कॉन्ट्रावेंशन किया है, बट वो जो कॉन्ट्रावेंशन किया है वो 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा, तो एक बार तो पूरा का पूरा लेस कर दो, तो दिस विल बी द इनकम जिसपे नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा, ठीक है। अब देखो 115 बीबीआई, इस 25 लाख में से आपने सिर्फ और सिर्फ 15 लाख ही 11.5 के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा। सो 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा, ये वाला 115 बीबीआई, ठीक है। और ये अनोनोमस डोनेशन का एक हिस्सा 1 पॉइंट, देखो अपने को टोटल कितना मिला था, यहां पे अपने को टोटल मिला था 8, अनोनोमस डोनेशन 1.775 हमारा निकल गया था क्योंकि वो नॉर्मल इनकम का पार्ट हो गया था, 8 माइनस 1.775, तो 6.225, दिस विल बी 115 बीबीसी में एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाएगी, और ये 10 लाख 115 बीबीआई में एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाएगा, और दिस इज द आपका टोटल इनकम आ जाता है, दैट्स इट। और किस तरीके से टैक्स लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, खत्म कहानी, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद में ट्रस्ट में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, मैंने सारी चीजें कंबाइन कर दी है यहाँ पे, ठीक है। बस ये क्वेश्चन करके जाओ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, रिवीजन में कुछ मत करना, ये क्वेश्चन करके जाना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भी मैं कई सारी ऐसी चीजें दूंगा, मतलब मेरा टारगेट तुम्हारे को 8 से 10 घंटे में डीटी रिकॉल करा के फ्री करने का है, तो मैं सारी तैयारी उसी हिसाब से कर रहा हूँ। ये मास्टर क्वेश्चन मैंने उसी हिसाब से बनाया है, 20 मास्टर क्वेश्चन का जो पर्पज है वो यही पर्पज है कि आपकी तैयारी 8 से 10 घंटे में हो जाए। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिट टैक्स, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं, जैसे मैंने आपको ट्रस्ट में दिया था वैसे ही ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देता हूं आपको, एग्जिट टैक्स में क्या होगा। देखो एग्जिट टैक्स लगता क्यों है, सिंपल सी बात है,
मतलब अगर कोई ट्रस्ट ने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए हों तो एग्जिट टैक्स लगता है। ये एग्जिट टैक्स होता क्या है, मतलब सबसे पहले है कि अगर कोई ट्रस्ट ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन अगर किया है, क्या कॉन्ट्रावेंशन किया है अभी बताता हूँ। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई हम तुमको इतना बेनिफिट दे रहे थे, अब तुम्हें हम बेनिफिट नहीं देंगे, तो तुम्हारी जो भी आज बैलेंस शीट की तुम्हारी जो नेटवर्थ है, तुम्हारी क्या करो, नेटवर्थ कैलकुलेट करो, उस नेटवर्थ पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। उस नेटवर्थ पर हम टैक्स लगा देंगे एट द रेट ऑफ 34.944% से, ठीक है ना। उस पर, उस नेटवर्थ पर हम क्या लगा देंगे, टैक्स एट द रेट ऑफ 34.944% से। दिस इज द एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट। अब देखना ये नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है, यहां पर बहुत सिंपल है सर, यहां पर जो भी असेट्स है वो ले लो माइनस लाइबिलिटीज, आपकी जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज वो ले लो। बट एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आपका यहाँ क्वेश्चन आता है सर क्या कॉन्ट्रावेंशन कर दिया ट्रस्ट ने। कॉन्ट्रावेंशन राम से पूछो यार, मैंने आपको बताया था, आपने मेरा ट्रस्ट का सेशन देखा होगा। कॉन्ट्रावेंशन राम से पूछो, क्या गुनाह कर दिया इन्होंने। राम मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, ठीक है ना। या तो इन्होंने, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, या इन्होंने अगर ऑब्जेक्ट में चेंज किया और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, वहां इनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया, या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, राइट। दूसरा ए, ए ए से क्या होता है, असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। अगर मान लो कोई भी ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाती है तो जिस महीने में डिसॉल्व हुई है उस महीने की एंड डेट से 12 महीने के अंदर इनको अपनी असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, बट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, कहानी खत्म। एम, मर्जर। अगर मान लो ट्रस्ट किसी ऐसी संस्था के साथ या किसी ऐसी ट्रस्ट के साथ या किसी के साथ मर्ज हो जाती है जो जिसका ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा है। मान लो मैं, जो मेरा ऑब्जेक्ट है रिलीफ फॉर द पुअर, और मैं किसी और के साथ मर्ज हो जाता हूँ जिसका पर्पस है एजुकेशन, राइट, हमारा पर्पस इज डिफरेंट, राइट। अगर मेरा पर्पस, और मैं किसी ऐसे के साथ मर्ज हो जाता हूँ जिसका पर्पस मैच नहीं है या जो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है उसके साथ मर्ज हो जाता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर मैंने ये कॉन्ट्रावेंशन कर दी है, कौन से, ये तीनों कॉन्ट्रावेंशन, RAM, राम से पूछो भाई गुनाह क्या किया, ठीक है ना। अगर मैंने ये कॉन्ट्रावेंशन कर दिए तो उस केस में जिस दिन मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया है उस दिन का मेरा नेटवर्थ कैलकुलेशन किया जाएगा। उस दिन को, कॉन्ट्रावेंशन का दिन, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक फ्राइडे है ना, वैसे दिस इज द कॉन्ट्रावेंशन का दिन, इज ब्लैक दिन फॉर द ट्रस्ट। कॉन्ट्रावेंशन का दिन, दैट इज वैल्यूएशन वाला दिन, वैल्यूएशन। उस दिन डिपार्टमेंट सटक जाएगी, डिपार्टमेंट बोगा भैया इनकी वैल्यूएशन करो, इनकी वैल्यूएशन मतलब इनकी नेटवर्थ निकालो, ठीक है ना। तो देखो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वो दिन हो गया। अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन किया है तो जो मॉडिफिकेशन वाला दिन है वो हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका मान लो असेट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो जिस दिन आपका डिसोल्यूशन हुआ है, 12 महीने में अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पूरी की पूरी एसेट्स का, तो जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है वो आपका वैल्यूएशन डेट माना जाएगा। और अगर मर्जर हुआ है तो मर्जर वाला दिन विल बी योर वैल्यूएशन डेट, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पर हमें क्लियर हो चुका है कि हम क्या करेंगे सर, अगर इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो हम इनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज लेंगे, जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स है माइनस जो भी उनकी लाइबिलिटीज है। बट एक चीज ध्यान रखना, बुरी एसेट्स को मत लेना यार, बैड 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 एसेट्स को कभी भी एसेट्स की कैलकुलेशन में कंसीडर मत करना। क्यों मत करना बताता हूं। बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो मैंने कोई भी एसेट्स खरीदी है बिफोर रजिस्ट्रेशन, उसको कंसीडर मत करना। ए में आपका क्या हो जाएगा कि आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम से असेट्स, एग्रीकल्चर इनकम से अगर कोई असेट्स खरीदी है वो मत लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर आपका 11 और 12 का जो बेनिफिट आपको दिया गया था वो विड्रॉ किया जा रहा है। तो ये बोलता है कि जब हम आपने बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट से अगर आपने कोई असेट्स परचेज करी हो ना तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे। अब जब हमने आपको बेनिफिट ही नहीं दिया उसके पहले के असेट्स पे काहे को टैक्स लगाएंगे। तो इसीलिए बिफोर रजिस्ट्रेशन, आपने जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है नहीं उसके पहले अगर आपने कोई भी असेट्स खरीदी हो तो उसे इग्नोर कर दो, ठीक है ना। और दूसरा, ए से एग्रीकल्चर इनकम, ए से एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपने कोई एसेट्स एग्रीकल्चर इनकम से खरीदी है तो उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम वैसे भी टैक्सेबल नहीं होती है। आप तो मुझे बेनिफिट देते या ना देते, एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल होती ही नहीं है। तीसरा, डी से, अगर आपने जो जो असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिसोल्यूशन के 12 महीने में आपको असेट्स दूसरे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो जो जो असेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ठीक है ना, उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, उस पर भी आपको टैक्स मतलब सॉरी वो आपके असेट्स में कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये असेट्स के अंदर कंसीडर्ड नहीं करेंगे। अगर मान लो असेट्स आपकी है ऐसी कोई भी,
बैड एसेट्स है तो बैड एसेट्स को कंसीडर नहीं करना है, बाकी एसेट्स कंसीडर करो, उसमें से लाइबिलिटीज लेस कर दो, आगे आपका एग्जिट टैक्स की नेटवर्थ। अब इस नेटवर्थ पे आप टैक्स लगा दो 34.944। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, सर एसेट्स किस वैल्यू पे ले, वैल्यूएशन डेट किस वैल्यू पे ले, वैल्यू, बिल्कुल सही है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। किस वैल्यू पे हम असेट्स को कंसीडर करें, तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर मैं सिंपल चार्ट से समझा देता हूं कि अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने क्या बोला, एसडीवी और एफएमवी, यहां एक मोटा मोटी समझो एफएमवी, एफएमवी, ठीक है ना, बट यहां पे इन्होंने बोला है कि एसडीवी और एफएमवी विच एवर इज हायर, जो ज्यादा हो वो ले लो। अगर मान लो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो, शेयर एंड सिक्योरिटी, तो उस केस में इन्होंने क्या बोला है कि देखो कॉटेड है या अनकॉटेड, अनकॉटेड। अगर मान लो कॉटेड है तब तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो कॉटेड है तो वैल्यूएशन डेट जो है उस दिन की हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट उसका एवरेज कर लो, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का एवरेज कर लो अगर कॉटेड है तो, ठीक है ना। बट अगर मान लो कॉटेड नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, कॉटेड नहीं है तो देखो इक्विटी है क्या या अदर है, अदर के केस में तो आप क्या ले लो, इक्विटी शेयर्स है या अदर्स है, अदर्स है तो मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो, मर्चेंट बैंकर की रेट ले लो, ओपन मार्केट की मर्चेंट बैंकर रेट ले लो। अगर इक्विटी है तो उसमें ये क्या बोलता है कि मान लो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज अपॉन पीई, टोटल पेड अप इक्विटी इनटू पेड अप वैल्यू, ठीक है ना, उस तरीके से आप निकाल लो। सेम तरीका जो अभी अपन फॉलो कर रहे हैं ना असेट्स और लाइबिलिटीज में, वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। अब ये बोलता है इसके अलावा अगर कोई एसेट्स है, अदर एसेट्स है, तो सिंपल है, अदर एसेट्स है तो उसकी एफएमवी ले लो, बस ये सिंपल तरीका है यहाँ पर। अब अगर आपने कोई बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, तो वहाँ पे भी सेम तरीका है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है ना, और आपका हिस्सा कितना है इनटू योर शेयर परसेंटेज, सिंपल, ठीक है ना। चलो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कम ऑन द क्वेश्चन, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलो 7 मिनट में रिकॉल करा दिया मैंने आपको, ये समझ में आ रहा है, मजा आएगा आपको, आप टेंशन मत लो अब। हाँ, हेल्पेज इज ए चैरिटेबल ट्रस्ट, ये बोलता है हेल्पेज इज ए चैरिटेबल ट्रस्ट सेटअप ऑन 1/4/2010 विद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर। ये बोलता है कि हेल्पेज एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पुअर्स को हम रिलीफ करेंगे 1/4/2010 में, ठीक बात है। अब इन्होंने क्या किया, लेटर ऑन अप्रैल 2012 में इट चेंज इट ऑब्जेक्ट टू द मेडिकल रिलीफ, अपना ऑब्जेक्ट मेडिकल रिलीफ में ले लिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, इन्होंने 2012 में अप्लाइड किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना, 1/9/2012 को, एंड वॉज ग्रांटेड ऑन 1/2/2013, और 1/2/2013 को इनको रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है ना, मतलब इनको रजिस्ट्रेशन कब मिला है, 1/2/2013, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ से इनकी इफेक्टिव हो जाती है। अब देखो अगला इन्होंने क्या बोला है, 1/4/2022 हेल्पेज गॉट मर्ज्ड विथ मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी नॉट एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। आप मर्ज हो गए किसी के साथ में जो जिसका ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन एलिजिबल ही नहीं है, और आप मर्ज हो गए, मतलब मैंने अभी आपको बताया था RAM, आपने गुनाह कर दिया हो, राम से पूछो RAM, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या आप क्या एसेट्स डिसॉल्व नहीं करी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, या मर्ज हो गए, जिसका ऑब्जेक्ट सेम नहीं है या जो ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर मर्ज हो गए। अभी आप यहाँ पर मर्ज हो गए तो क्या हो गया, क्या हो गया सर, गुनाह कर दिया आपने। अब गुनाह कर दिया तो मजे करो, जिस दिन आपने गुनाह किया है उस दिन आपकी नेटवर्थ कैलकुलेशन की जाएगी, तो ये गुनाह का दिन 1/4/2022 है, ठीक है ना, गुनाह का दिन क्या है, गुनाह का दिन 1/4/2022, तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द वैल्यूएशन डेट, दिस इज द वैल्यूएशन डेट, इस दिन की आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन लेनी है। ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अर्स्टवाइल ट्रस्ट बिकम द मेडिकेयर की हो गई, ठीक बात है। द ट्रस्ट अपॉइंटेड ए वैल्यूअर ऑन द वैल्यूएशन डेट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी। ये बोलता है चलो अब वैल्यूएशन डेट के दिन आप क्या करो, इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो, एग्जिट टैक्स कितना लगना है इस पर, ठीक है। अब देखो ये जमीन है, लैंड है, शेयर्स हैं, और दीज आर द लाइबिलिटीज, बस कुछ भी नहीं है, तो अपने को क्या करना है, नेटवर्थ ऑन द वैल्यूएशन डेट, नेटवर्थ यहाँ यहीं पे लिख दूंगा मैं, नेटवर्थ ऑन 1/4/2022, दिस इज द वैल्यूएशन डेट। तो अब नेटवर्थ में क्या क्या लेना है सर, एसेट्स लेनी है, एसेट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी है पहला, दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था अभी आपको, देखो एसडीवी और एफएमवी विच एवर इज हायर। चलो आ जाओ सर, इसकी एसडीवी और एफएमवी ले लेते हैं। सर डेट ऑफ परचेज 1/9/2010, 1/9/2013। सर यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अब रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1/2/2013 को, 1/2/2013 को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पहले अगर आपने कोई भी एसेट्स एक्वायर करी हो उस पर
उस पर एग्जिट टैक्स नहीं लगता। एसेट्स में से बैड को हटा दो बिफोर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है हटा दो। एग्रीकल्चर इनकम से कोई एसेट्स खरीदी है हटा दो। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दी है आपने 12 महीने के अंदर उनको हटा दो, ठीक है। तो बैड को हटा दो, तो हटा दिया सर, तो ये आएगी नहीं। गुड़गांव की यस वो रजिस्ट्रेशन के बाद में खरीदी है तो वो आएगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको ट्रस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। अब उस बेनिफिट में से आपको एसेट्स खरीद रहे हो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, एग्जिट टैक्स, ठीक है। तो 1/9/2013 में आपकी कितनी थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 लाख रुपए है और 120 लाख रुपए आपकी 1/4 को इफ सोल्ड इन ओपन मार्केट, मतलब दिस इज द एफएमवी और आपकी बुक वैल्यू आपको गिवन है। हमें मतलब ही नहीं है बुक वैल्यू से, तो एफएमवी और एसडीवी विच एवर इज हायर 120 लाख विल बी कंसिडर्ड। तो लैंड में आपका 120 लाख कंसिडर कर लिया जाएगा। चलो अगला शेयर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो कॉटेड है और अनकॉटेड है, अगर कॉटेड है तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का वैल्यूएशन डेट के दिन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट अपॉन 2 उसका एवरेज कर लो। और अगर मान लो कॉटेड नहीं है अनकॉटेड है तो अनकॉटेड में देखो इक्विटी है या अदर है। अगर अदर है तो ओपन मर्चेंट मार्केट की रेट ले लो और इक्विटी है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज अपॉन पी इंटू पीवी उस तरीके से ले लो, राइट। चलो अभी अपन देखते हैं शेयर्स में। यहाँ तो है कॉटेड इक्विटी शेयर्स और यहाँ है प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब अनकॉटेड हो गया और अदर्स हो गया, ठीक है ना। बताया नहीं है ना कॉटेड, यहाँ तो बताया है। जब कॉटेड यहाँ पे बताया है तो इनका एवरेज ले लो। दिस इज द हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट, ठीक है ना। तो इनका एवरेज ले लो तो ये आ जाएगा आपके 5000 इंटू 310 कितना हो जाता है 5000 इंटू 310 तो ये हो गया 15,50,000 15,50,000, ठीक है। चलो है ना, चलो ठीक बात है। अब ये 2000 शेयर्स है, 2000 शेयर्स है। अब देखो कॉटेड अनकॉटेड, दीज आर अनकॉटेड। अनकॉटेड में इक्विटी और अदर देन इक्विटी, तो इक्विटी तो नहीं है, प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस में ओपन मर्चेंट मार्केट की रेट ले लो। दिस इज फेस परचेज, ये रहा ओपन मार्केट की रेट 1/4/2022 120 180, ठीक है ना। तो 2000 इंटू 180 इज इक्वल टू इंटू 180 तो ये हो गई आपकी 3,60,000। चलो ये आपकी एसेट्स हो गई। तो एसेट्स में आपके पास क्या क्या आ गई 120 लाख आ गया प्लस 15,50,000 आ गया प्लस 120 लाख आ गया, तो ये हो गया आपका 139,10,000। टोटल आपकी एसेट्स कितनी हो गई 139,10,000, ठीक है 1,39,10,000। चलो अब लाइबिलिटीज देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में इन्होंने बोला है कि आपकी 120 आपकी लाइबिलिटी 120 लाख की। बट लाइबिलिटीज में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी प्रोविजन हो गया, कोई भी रिजर्व लाइबिलिटी मतलब एक्चुअल लाइबिलिटी, रियल लाइबिलिटी की बात करते हैं, एंड दीज आर नॉट रियल लाइबिलिटी। तो कॉर्पस, प्रोविजन और सरप्लस ये हटा दो। कितना अमाउंट हो गया 12 और 8 20 38, 120 में से 38 हटा दो 82, 82 लैक्स। ये आपकी लाइबिलिटीज आ जाएगी। 120 में से आप 38 हटा दो तो ये आपका 82 लाख रुपए आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो ये आ गया 139,10,000, उसमें से 82 लाख लेस कर दिए, इसमें से 82 लाख लेस कर दिया तो 57,10,000 आ गया। दिस इज योर नेटवर्थ। अब इस पे लगा दो 39.44% से टैक्स, 34.944% से टैक्स लगा लो। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स। आई होप दिस इज कंप्लीटेड। सो कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ इजी हो। जिसको ट्रस्ट देखना है वो ट्रस्ट पूरा यहाँ से रिकॉल कर लेगा। जिसको अगला रिकॉल करना है, अगला मैं क्या करा रहा हूँ बिजनेस ट्रस्ट। मास्टर क्वेश्चन जो मेरा है अगला 5th और 6th दैट इज बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। सेपरेट वीडियोस डालूंगा, छोटी वीडियोस होंगे, मजा आएगा आपको। कोई भी किंतु परंतु इधर उधर की बात नहीं, मुद्दे की बात, सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू।